बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया गया। इस इजलास की नौयत कुछ ज़्यादा अहम इसलिए भी है कि हुकूमत इस इजलास में अहम बिल्स पास करवाना चाहती है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि 28 बिल्स हैं तो कल पेश किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से पहले इत्तेहादियों को मनाया गया इजलास एक हफ़्ता कबल बुलाया जाना था, उसमें ताख़ीर की गई। अब भी नोटिफिकेशन काफ़ी ताख़ीर से जारी किया गया। आज शाम तक ये ख़बर थी कि हो सकता है कि एक दिन और डिले किया जाए, क्योंकि हुकूमत इत्तेहादियों को राम करने की कोशिश कर रही है। ख़बर यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और MQM पाकिस्तान हुकूमत के साथ साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट में तैयार हो गई हैं, लेकिन काफ लीग ने अभी तक खुलकर कोई जवाब नहीं दिया है। काफ लीग की खामोशी किस बात का इशारा कर रही है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बड़े पुरएतमाद हैं। उनसे आज सवाल किया सहाफ़ी ने कि कल जॉइंट सेशन है, आप मुतमईन हैं, रिलैक्स हैं? तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि खिलाड़ी जीत के लिए ही मैदान में उतरता है। कल आप लोग देखेंगे तो अपोजिशन दूसरी जानिब तैयारी कर रही है कि हुकूमत के जो भी बिल्स हैं, जो कानून साजी हुकूमत अपनी मर्जी की करना चाहती है। आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा इसको पूरी कुव्वत के साथ रोकने की कोशिश करेंगे। तो एक नंबर गेम कल पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी। अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से कौन इस नंबर गेम में बाजी ले जाएगा, और जो कल का जो जॉइंट सेशन है ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का नक्शा खींचेगा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा हम प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि अपोजिशन अगर पूरी क़ुव्वत के साथ भी इन बिल्स को पास होने से ना रोक पाई तो फिर अपोजिशन क्या करेगी, कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा EVM के मामले के हवाले से, और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी पेट्रोल के हवाले से। आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि पेट्रोल आने वाले दिनों में मज़ीद महंगा होगा। पेट्रोल के प्राइस और महंगाई कहाँ पर जाकर रुकेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊँगा। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर सीनियर तजियाकार ज़ैगम खान साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। एंकर पर्सन सीनियर एनालिस्ट मोना आलम साहिबा ने भी हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। मोना साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैगम साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। 28 बिल्स हैं जो कल फवाद चौधरी साहब ने बताया कि हम पेश करने जा रहे हैं। इनमें से आपका तज्जिया क्या कहता है, कितने बिल्स पास करवाने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी? देखिए, जॉइंट सेशन जो है उसमें हुकूमत को एक अपर हैंड होता है। जो पाकिस्तान में कानून साजी का तरीका है, सिवाय जो बजट का बिल है, मॉनेटरी बिल है, वो सिर्फ कौमी असम्बली पास कर सकती है। बाकी तमाम बिल जो हैं वो पहले कौमी असम्बली से पास होते हैं, उसके बाद सेनेट से पास होते हैं। और आप ये ज़हन में रखिए कि सेनेट बहुत ही अहम है, क्योंकि सेनेट हाउस ऑफ द फेडरेशन है। अगर कौमी असम्बली विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, तो सेनेट जो है वो विल ऑफ द फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है। पाकिस्तान के आइन में ये तरीक़ाकार मौजूद है कि अगर कोई हुकूमत सेनेट से बिल पास ना करा सके तो फिर वो जॉइंट असम्बली में दोनों हाउसेस को इकट्ठा करके मंजूर करा सकती है। लेकिन ये गैर मामूली सूरत हाल के लिए होता है। उसे इस तरीके से रौंदने के लिए और पसंद की कानून साजी के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग डेवलपमेंट है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। तो कल कितने मंजूर करा पाएगी? ज़ाहिर अगर मंजूर करा पाई तो सब कर पाएगी। आपने जो पहले ही जो नक्शा खींचा है हुकूमत के, क्योंकि हुकूमत को सादा अक्सरियत तो हासिल नहीं है, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो हुकूमत को चला रही है। और इत्तेहादियों ने जो अहम तरीन बिल जो हुकूमत जिनके बारे में बहुत शौकीन है उस पर अपनी रिजर्वेशन जाहिर की हैं। क्या उनका इरादा तब्दील हो गया है? कुछ बातें हम सुन रहे हैं कि शायद उनका इरादा तब्दील हो गया है, तो फिर तो ये पास हो जाएंगे। लेकिन देखिए, कुछ बिल जैसे EVM का बिल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मसला है, नैब के बारे में जो मुतनाज़िया बिल है, मेरे ख्याल में उनकी कहानी यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि वो ज़रूर ये मामलात जो हैं वो कौमी असम्बली में जाएंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके आइन में खाली ब्रूट मेजॉरिटी से काम नहीं चल सकता, यहाँ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। और फिर पाकिस्तान की आला अदलिया देखेगी कि ये जो कानून बनाया गया है क्या ये पाकिस्तान के आइन के साथ कहीं मुतसादिम तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का बिल जो है
वो हो भी जाए, उसको इम्प्लीमेंट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो रिजर्वेशंस हैं, हम्म, वो भी इसको आला अदलिया की तरफ ही लेकर जाएंगी। तो अगरचे असेंबली में पास होने का इम्कान काफ़ी है, लेकिन ये बात अदलिया में भी जाएगी। और उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान की जो सियासत है, उसमें तफरकाबाजी बढ़ेगी। देखिए, इलेक्शन का मामला ऐसा है जो रूल्स ऑफ द गेम के बारे में है। ये एक ऐसा मामला नहीं है जिसे एक पार्टी जी अपनी मफादात की खातिर जो है वो मंजूर कराए। इसी तरीके से जो जो करप्शन का मामला है, वो भी ऐसा मामला है कि उसे जो करप्शन का सबसे बड़ा अदारा है, उसके बारे में कानून साजी जो है वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकती। और कोई भी पर्सन स्पेसिफिक जो कानून साजी है, वो तो वैसे भी आइन की रूह से मुतसादिम है। तो ये कल बात रुकेगी नहीं, मेरे ख्याल में कल से बात बहुत आगे जाएगी। सलमान आबिद साहब, आप भी मुत्तफिक हैं जैगम साहब के तजिए से कि कल बात रुकेगी नहीं, बात कल से बहुत आगे जाएगी? गैर मामूली सूरत हाल में जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, तो क्या वाकई गैर मामूली सूरत हाल है? अच्छा होता कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान इत्तफाक राय होता और ये कमान कानून साजी जो है बाहमी इत्तफाक राय से होती। ये तो थी एक आइडियल सिचुएशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और एक दूसरे पे अदम इत्तेमाद है, एक दूसरे के मैंडेट को कबूल न करने की रविश है, उसके नतीजे में हमें भी मालूम था कि ये मुमकिन नहीं होगा और जो कुछ होगा वो यही होगा जो कल होने जा रहा है। तो मेरे लिए तो कोई ये अनहोनी बात नहीं है। और कल क्योंकि जैसे जैगम ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि लगता ये है कि हुकूमत कल ये बिल पास करवा लेगी और इस बिल के पास होने के नतीजे में फिर तमाम बिल्स, पॉलिटिक्स जो है, सलमान साहब, तमाम बिल्स जी पास करवा लेंगे? जी मोस्टली बिल पास हो जाएंगे। असल में मसला मतलब ये है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक जब वोटिंग असल मशीन, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मामला, जी 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 मेरा नैब मेरा का जो ख्याल है मामला कि है, जो इस पर भी जो तीन बिल आएगा, ये तीन तमाम अहम बिल जो हैं। जैसे तीन अहम बिल है, एक नैब वाला है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का और एक ओवरसीज पाकिस्तानी का जी है। ये तीनों बिल पास हो जाएंगे, लेकिन बुनियादी बात वही है जो जैगम ने कहा है कि इसके पास होने के बाद के नताइज क्या होंगे। यानी ये उस यकीनी तौर पे महाजराई बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। और खुद अपोजिशन ने कहा है कि हम अदालतों का रुख करेंगे। अब मामला जो पार्लियामेंट में रिजॉल्व होने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली वो अपोजिशन जमातों के बकौल हम अदालतों के अंदर लेके जाएंगे। और ये जो भी जैगम साहब ने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन खुद जो है जाकर कोर्ट में चैलेंज करेगी। एक बात ध्यान में रखिए, इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है, वो पॉलिसी साज इदारा नहीं है। पॉलिसी पार्लियामेंट में ड्रॉ करनी होती है। पार्लियामेंट अगर ये तय कर लेती है, अक्सरियत की बुनियाद पर तय कर लेती है कि हमें ईवीएम के ऊपर जाके इलेक्शन करवाना है, तो उसके जैगम बाद साहब ने इलेक्शन ये कहा कंडक्ट था कि कराना इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन का का काम काम इम्प्लीमेंट कराना है उसको। अगर वो इम्प्लीमेंट है। कराने के काबिल ही नहीं होगा, तो फिर किस तरह ये बिल पास जी, कर लेकिन सकेगी? अब बात फेयर ये एंड है, फ्री बात इलेक्शन कराना उनकी मैंडेट है। जी, जी इम्प्लीमेंट सॉरी कराना सर, तो मैं थोड़ा सा ये बात है, उनकी मैंडेट है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना। वो ये बात रेज कर सकते हैं कि ये जो कानून नहीं, लेकिन उठाया गया पॉलिसी, है, मेरी बात इसके सुनिए जैगम तहत साहब, वो पॉलिसी अपना मैंडेट पूरा जैगम नहीं कर साहब, सकते। जी जी बात सुनिए जैगम साहब, जी, कानून साजी करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। कोई कोई कानून शक साजी नहीं है, कोई पार्लियामेंट ने शक नहीं करनी है। है। नहीं, लेकिन एक ऐसा कानून आया है जिस पर वो अमल दरामद करके फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर तो नहीं, बात फ्री एंड अदालतों में फेयर चली इलेक्शन जाती तो है ना। देखे एक ना, बहुत बात सुनिए जैगम तनाज़ा साहब, खड़ा हो जाता है। जी हाँ, तनाज़ा खड़ा बात हो यह है जाता कि बात सुन लेना, ईवीएम के अंदर थोड़ी देर के लिए ईवीएम को छोड़ दें। क्या आज तक इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सका है? अभी ये जो डस्का की इलेक्शन की रिपोर्ट आई है, ये भी आपके सामने है। हर इलेक्शन को हमने यहाँ पे मुतनाज़ा बनाया है। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी कैपेसिटी और सलाहियत को भी जरा देखें कि हर इलेक्शन जो है उनका मुतनाज़ा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि अगर हम ईवीएम को छोड़ दें तो वो इलेक्शन फेयर हो जाएगा 2023 का? कौन गारंटी देता है, मुझे बताइए जरा। है? नहीं, ईवीएम से चल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ईवीएम से उसका ताल्लुक ही नहीं है। और इलेक्शन के अनफेयर होने का ताल्लुक सिर्फ इलेक्शन कमीशन से तो नहीं है। प्राइम ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इलेक्शन बिल्कुल कमीशन ठीक की है। है ना। मैं इस हाँ, पर बात करूंगा। मोना, आप क्या समझती हैं, हुकूमत ये तमाम 28 बिल्स और ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट का मामला है, ईवीएम का मामला है, नैब का मामला है, ये बिल्स आसानी से पास करवा लेगी? देखिए, जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का ताल्लुक है, उसके ऊपर, उस बिल के ऊपर ज़्यादा अभाव नहीं पाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि इतना पब्लिसाइज़ नहीं हुई, लेकिन वो भी ये बात कह चुके हैं हाल ही में
कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट मिलना चाहिए। तो एक तो ये बात है, क्योंकि आपको पता है कि ये तमाम जमातें इन सब की एक वोट बैंक है और इनकी बाकायदा पार्टी की तंजीमें हैं, इनकी पार्टी की लीडरशिप मौजूद है और बाकायदा उनकी पोस्ट हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, दीगर ममालिक में, बिलखुसूस यूके और यूएस में। तो ऐसी बात तो नहीं है, मिडल ईस्ट में भी इनकी खासी पेनिट्रेशन है। तो ये सारी जमातें इस हवाले से मुझे काफी एक पेज पर नजर आती है। एक्चुअल प्रॉब्लम है ईवीएम का और दूसरा प्रॉब्लम है नैब का। ये बिल्स बिल्कुल इस तरह से पास नहीं होने चाहिए जिस तरह से अभी हमें लग रहा है, क्योंकि आइडियली स्पीकिंग अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर होने चाहिए। एक इंटरव्यू मैंने किया था फवाद चौधरी साहब का, तो मुझे उसमें याद पड़ता है मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आप ईवीएम को किसी छोटे पैमाने पर पहले क्यों नहीं आजमा लेते, डायरेक्ट आपने 2023 के आम इंतखाबात में ले जाकर उसको क्यों मुतनाज़ बनाना है। तो उन्होंने ये बात की थी कि ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है और हुकूमत तो कह चुकी है इलेक्शन कमीशन से वो इस्तेमाल कर ले किसी छोटी सतह पर, लेकिन ये वो इलेक्शन कमीशन ये जो है ये चीज इनेबल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल और बात उसकी ये है मिसाल कि 133 एनए की है जिसमें मना कर दिया इलेक्शन कमीशन ने वहां कराने से जी, ईवीएम। और आप बिल्कुल, और इसकी इसकी एक और वजह एक ये भी है कि अभी हम अपोजिशन और गवर्नमेंट की तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एक सच्चाई ये है कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान भी कोई वर्किंग रिलेशनशिप अभी इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा है। दस्का के हवाले से भी जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें भी दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक मंफी असर डाल रहे हैं हमारी कानून साजियों पर। अपोजिशन गवर्नमेंट के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है और गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। तो ये ईवीएम के हवाले से बात हो गई। जहां तक नैब का ताल्लुक है, तो नैब के हवाले से मुझे याद पड़ता है कि पीपल्स पार्टी ने भी एक दफा देन ऑपोजिशन लीडर चौधरी निसार से मशावरत नहीं की थी नैब का चेयरमैन लगाने पर, और वो फिर चैलेंज हुआ था मामला कोर्ट में, और फिर कोर्ट ने उस चीज को, उन्होंने उस बात पे अपना वीटो का इख्तियार करते हुए उस चीज को अंडू कर दिया था। तो लिहाजा ये चीज है कि अगर इस मामले को, नैब के खास तौर पर मामले को, क्योंकि नैब पे तो बड़ा क्लियर कट ये बात है, ये दर्ज है कि ऑपोजिशन लीडर का और प्राइम मिनिस्टर का इसमें साथ होना जरूरी है और दोनों में वन ऑन वन मुशावरत होनी जरूरी है। तो अगर ये चीज ऑपोजिशन ले जाती है कोर्ट्स में तो ऑब्वियसली उनके हक में इसका फैसला आएगा। राइट। लेकिन एक मजे की बात यह है कि ऑपोजिशन की भी सारी जमातें इस पे एक पेज पर नहीं है, क्योंकि आपको सही। पता है कि नैब के हवाले से जो कानून साजी है, एक तो चेयरमैन नैब का तस्करा है ना, वो सिर्फ उस मामले पर ऑपोजिशन सारी एक पेज पर है कि जस्टिस जावेद इकबाल को, रिटायर्ड जस्टिस को, इस वक्त कोई भी ऑपोजिशन का बंदा नैब का चेयरमैन नहीं देखना चाहता है। जी। ये बात तो तयशुदा है। लेकिन जो दूसरी रियायतें हैं इस बिल में, जो काफी चीजें आपको पता है नैब के दायरा इख्तियार से बाहर निकाल दी गई हैं, ये सारे वो मामलात हैं जिसपे ऑपोजिशन आपको पता है कि खुद रिलीफ ढूंढ रहे हैं। जैसे जी। जरदारी साहब भी मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो मामलात हैं और जो फेक अकाउंट का केस उनके खिलाफ चल रहा है, उसके ऊपर वो नैब अदालत में अपील कर रखी है उन्होंने कि उनको रिलीज दें उन सारे केसेस में अकॉर्डिंग टू द न्यू नैब जी। लॉ और जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। तो इस हवाले से ऑपोजिशन, मुझे नहीं लगता कि वो पूरे नैब के बिल को चैलेंज करेंगे। शायद उसकी कुछ शिफे वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे नैब के बिल को चैलेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल और ठीक, अगर पूरे नैब ऑपोजिशन के खुद भी चैलेंज नहीं किया मुत्तहद जाता नहीं है। तो ना गवर्नमेंट की होगी ना ऑपोजिशन की होगी। राइट। तो ये मुझे बात, ब्रेक ठीक, मुझे ब्रेक यस, पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नंबर्स गेम की खास तौर पर, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप और एमक्यूएम ने तो हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया, काफ लीग ने अब तक खामोशी रखी है। अगर काफ लीग के बतौर पार्टी काफ लीग की तरफ से बयान आ भी जाता है तो उसके कुछ मेंबरान ने बिल्कुल खुलकर कह दिया कि अगर पार्टी सपोर्ट करेगी तो भी हम हुकूमत को पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं करने वाले। ये कितनी बड़ी हुकूमत के लिए परेशानी है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अददी अक्सरियत का मामला बहुत अहम है। हुकूमत कल पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत के साथ जा रही है। ताख़ीर की पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में उसकी बड़ी वजह यही थी कि इत्तेहादियों को हुकूमत राम करे, लेकिन हुकूमत की एक बड़ी पंजाब से अहम इत्तेहादी जमात काफ लीग, जिसने खुलकर अब तक इस अहम मामले पर बात नहीं की, उसके अपने कुछ मेंबरान ये कहते नजर आए कि अगर हुकूमत हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी भी तो भी हम नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर तारिक बशीर शीमा साहब ने जो कहा, ज़ैगम साहब, मोना साहिबा ने कहा कि ऑपोजिशन के लोग मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं होंगे जो बिल्स आएंगे उसमें लेकर ऑपोजिशन भी, तो क्या हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे होंगे? काफ लीग, एमक्यूएम, जहांगीर तरीन ग्रुप, ये पार्टियां, ये लोग मान जाएंगे नंबर्स गेम? हुकूमत पूरी तैयारी के साथ उतरी, इतने पूरा तमाम प्राइम मिनिस्टर नजर आए।
ये लगता तो ऐसे है। आप देखिए पिछली दफा जब इन्होंने अभी हाल ही में इससे पहले जॉइंट सेशन बुलाया था तो इन्हें अंदाजा हुआ कि शायद अक्सरियत नहीं है हमारे पास, उन्होंने दोबारा उसको कॉल ऑफ कर दिया और अब दोबारा से अब आप देख रहे हैं कि एक बार फिर बुलाया है और वो पुरएतमाद भी लग रहे हैं। तो इससे लगता तो यही है कि उन्हें जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी सपोर्ट मिल गई है इसके बारे में। आपने मुस्लिम लीग काफ के बारे में बात की। देखें मुस्लिम लीग काफ जो है वो मुर्गे बादनुमा है। आपको पता है पुराने ज़माने में एक मुर्ग की शक्ल की एक चीज़ बनी होती थी जिसे छत के ऊपर लगाते थे और उससे पता चलता था कि हवा कितनी चल रही है और किधर को चल रही है। तो कितनी हवा चल रही है वो तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो गया, लेकिन कल अंदाज़ा होगा कि कितनी तेज़ चल रही है। तो और शायद किधर को इतनी चल रही तेज़ है। नहीं चल रही जितना अपोजिशन समझ रही थी या जितना कुछ लोग समझ रहे थे कि बहुत ही तेज़ है। तो इतनी तेज़ अभी नहीं चली कि चौधरी जो हैं वो बिल्कुल उनका जो मुर्गा है वो उड़कर दूसरी मुंडेर पे जा बैठे। अभी उनका मुर्गा सिर्फ जो है वो बांगे ही दे रहा है, दूसरी मुंडेर पे जाने को शायद तैयार नहीं है। तो हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है मेरा ख़्याल है तो वो ये अक्सरियत उसकी आप समझते कौमी हैं तारिक असम्बली में बशीर चीमा बरकरार साहब है। ने जो स्टेटमेंट दिया कि वो पार्टी अगर सपोर्ट कर भी ले तो मैं नहीं करूंगा, ये पार्टी के बिहाफ पे दिया है? देखिए तारिक बशीर चीमा जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बैड कॉप हैं। जो सख्त गुफ्तगू पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने करनी होती है वो तारिक बशीर चीमा के थ्रू करते हैं और वैसे भी वो बड़े स्ट्रेट टॉकर हैं, सीधी सीधी बात करने वाले आदमी हैं। और उन्होंने ये बात कही तो जाहिर है इसका मतलब था वो अपने आप को पार्टी से थोड़ा अलग करके भी कह रहे थे अच्छा। और वो ये बात कह रहे थे कि मैं पूरी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा और जो कुछ मैं कह रहा हूँ पार्टी उससे अलग तरफ भी जा सकती है। तो उनकी पार्टी में नाराजगी भी है और वो पार्टी में दरमियानी जगह पे बैठे हैं दीवार पे चढ़ के और दोनों तरफ देख रहे हैं कि किधर को जाने का हुक्म मिलता है, इधर जाएं या उधर जाएं। अपनी ऑप्शंस उन्होंने ओपन रखी हुई हैं। तो राइट। ये कल ही पता चलेगा कि इस वक्त कल के दिन के लिए उन्होंने क्या फैसला किया है। लेकिन वाजे हो गया कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी इनस्टेबल है और मामलात जो हैं वो इधर से उधर भी जा सकते हैं मुस्तकबिल करीब में। ठीक। सलमान आबिद साहब, ऑपोजिशन भी इस बात पर पुरएतमाद है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पूरी क़ुव्वत के साथ बिल्स को पास नहीं होने देंगे और हुकूमत ये कह रही है कि वो तमाम अलाए जो हैं उसको उन्होंने अपने साथ मना लिया है बिल्स को पास करवाने के लिए। ताकतवर पार्लियामेंट में कौन ज़्यादा कल नज़र आएगा? देखिए हुकूमत ने अगर इजलास बुलाया है तो पूरी तैयारी के साथ बुलाया है और उन्होंने अपने नंबर गेम पूरे किए हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत के नंबर गेम पूरे ना हो और वो इजलास बुला रहे हैं। तो एक सतह पे हुकूमत ने तो अपनी तैयारी कर ली है और ये जो इत्तेहादी जमातें हैं इनके साथ भी मामला तय हो चुके हैं। तारिक बशीर चीमा साहब की क्या तारिक बशीर चीमा साहब जैसे और कितने लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे सेनेट इलेक्शन में हुआ? बात सुने, तारिक बशीर चीमा साहब की क्या मजाल के वो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के बगैर चले। अगर परवेज इलाही साहब ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने हुकूमत की हिमायत करनी है तो तारिक बशीर चीमा साहब भी हिमायत करेंगे। देखिए ये होता क्या है, ये कोलिशन पार्टनर के अंदर ये पावर टैक्टिक्स होते हैं जो आखिर तक खेले जाते हैं कार्ड एक दूसरे पे प्रेशर डालने के लिए। और तारिक बशीर चीमा साहब बड़े लॉयल हैं चौधरी बरादरान के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि चौधरी बरादरान अगर फैसला कर चुके हैं तो फिर ये जो है ना तारिक बशीर चीमा साहब को दूसरा फैसला करें। मुझे तो कम अज कम ऐसा लगता नहीं है। एक बात तो ये है और दूसरी बात यह कि ये बात ठीक है जैगम की कि कल पता चल जाएगा कि वो कितनी ताकत से अपोजिशन इसको रोक सकती है। अब वो ताकत क्या है? ताकत आपका नंबर गेम ही है ना, आप कितना डंड डालते हैं। अब आपको इतला तो ये भी आ रही है कि कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग भी जो है इसके ऊपर वोट डालेंगे। ये भी खबरें हम सुन रहे हैं, लेकिन ये इसकी खबर जो है तस्दीक जो है वो कल ही पता चलेगी नंबर गेम में जब वो कितनी आती है। कितने सलमान साहब लोग हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? आपके पास क्या खबर है? देखिए कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपना होमवर्क कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी किया हुआ है और पीपल्स पार्टी का तो मैं नहीं कहता, अलबत्ता नून के बारे में कहा गया है कि कुछ लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई है। अब ये बातचीत किस हद तक ट्रांसलेट होती है इसका आत्मी नतीजा तो कल निकलेगा, लेकिन कुछ कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी थोड़ी सी दरार डालने की कोशिश की गई है। एक बात, लेकिन जो इससे बड़ा सवाल है ना मेरे लिए वो जो जैगम साहब ने उठाया वही सवाल है कि इसके नतीजे में जो पॉलिटिक्स जनरेट होगी कल के बाद पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से अगर चीजें अप्रूव भी हो जाती हैं तो उसके बाद भी जो पॉलिटिक्स जनरेट होगी वो ज्यादा इम्प्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। देखिए ना दोनों के पास ऑप्शंस क्या है।
हुकूमत इसको हर सूरत में करना चाहती है तो उसको अपोजिशन की तरफ से मुज़ाहमत का सामना होगा। अब वो मुज़ाहमत सड़कों पे तो नहीं कर सकते, ना उनकी वो कैपेसिटी है। उनके पास यही है कि वो अदालतों की तरफ जा सकते हैं, अदालत जाएंगे, कानून को जाकर रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, फिर अदालतें क्या रवैया इख्तियार करती हैं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी मोना ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अपोजिशन जमातें भी जो है ना वो सब भी तकसीम है, मुख्तलिफ अमूर के ऊपर तकसीम है। इसलिए वो जो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, उस पर तो ना शहबाज शरीफ राजी हैं, ना अपना बिलावल भुट्टो साहब राजी हैं। इसी तरीके से पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट के अंदर रखना जो है वो शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो की मजबूरी है। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स की जाए। तो इसलिए ये भी देखना होगा कि किस हद तक अदालतों में जाके चैलेंज किया भी जाता है या नहीं किया जाता, और किस चीज को चैलेंज किया जाता है और किस चीज को चैलेंज नहीं किया जाता। तो वो एक पॉलिटिक्स है जो महाजराई पैदा करेगी हुकूमत के अंदर और अपोजिशन के अंदर। आप देखिए ना कि जो फजलुर रहमान साहब ने आज बयान दिया है और कहा है ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं इनके ऊपर दबाव है। अब वो दबाव इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने खुलकर नाम लिया है कि इन इदारे जो है उन पर दबाव डाल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले तक तो माशाल्लाह ये जश्न मना रहे थे मुस्लिम लीग काफ के बारे में, MQM के बारे में, कि इत्तेहादी उनको छोड़ गए हैं। तो जब वो छोड़ गए थे तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं थी। अब जब वो जुड़ गए हुकूमत के तो अब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हो गई है। तो हमारी अपोजिशन की भी माशाल्लाह इतने सारे तजादात हैं कि इन्हीं तजादात के अंदर हुकूमत भी ऑपरेट कर रही है, अपोजिशन भी ऑपरेट कर रही है, और इन्हीं तजादात के नतीजे में जो पॉलिटिक्स जनरेट हो रही है अनफॉर्चुनेटली उससे मुल्क की जो सियासत है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। मोना, आप क्या समझती हैं, अपोजिशन अगर पूरी क़ुव्वत के साथ भी मिलकर भी ना रोक पाई कानून साजी को जो हुकूमत करवाना चाहती है, तो कोर्ट जाने का तो उन्होंने कह ही दिया है, सड़कों पर आने के लिए क्या वाकई उनकी कैपेसिटी नहीं है? देखिए कैपेसिटी तो है इस सेंस में, क्योंकि आपको पता है कि वो महंगाई के ऊपर भी ऑपोजिशन ने अवाम को कहा हुआ है कि आप निकलें। तो महंगाई तो है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है, और ये सबसे बड़ा दर्द-ए-सर है इस वक्त हुकूमत के लिए। इत्तेहादी भी आपको पता है जिस बात पे नाला है वो सबसे बढ़कर यही बात है। तो ये बात है कि अगर इस तरह के लोग महंगाई ड्रिवन अगर उनके पास कोई लोग आते हैं तो वो तो एक जेन्युइन लोग होंगे जो कि निकलेंगे सड़कों पर, अगर निकलते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन की एक स्ट्रीट स्ट्रेंथ बनेंगे। और जहां तक मौलाना साहब का सवाल है, वो हम सबको पता है कि उनके पास इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर है, इसमें कोई जी। शुबा नहीं है। तो वो अगर निकलते हैं तो लोग तो हैं, ये मुझे नहीं लगता कि दैट इज द केस। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि देखिए कुछ इत्तलात ये भी तो आई है ना कि एलाइज हैं जो कुछ लोग उनमें से ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको फोन कॉल्स आ रही हैं कि उन्होंने आने वाली कानून साजियां हैं उनके ऊपर उन्होंने साथ देना है गवर्नमेंट का। और जब वो लोग अपनी बताते हैं कि जी हमारी तरफ से ये शिकायत हैं, तो वो उनको आगे से पलट कर कहा जाता है कि नहीं वो देखी जाएंगी बातें, लेकिन इस वक्त आप कानून साजियों पर साथ दें। ये कुछ एलाइज या जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से ये इस तरह के मौक़िफ़ आ रहे हैं सामने। प्रॉब्लम ये है, अभी सलमान साहब ने सही कहा है, हमारी प्रॉब्लम हमारी पूरी सियासत का एक बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि यहाँ पर कभी ऑथेंटिक पॉलिटिक्स तो हुई ही नहीं है। हर कोई जो अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता रहेगा कि जी वहाँ से क्या इशारे मिल रहे हैं, और अभी जैकम साहब भी कह रहे थे कि वो मुर्गा किस तरफ घूम रहा है और हवाओं का रुख किस जानिब बता रहा है और कितनी जोर से हवाएं हैं, तो ये आई एम सॉरी ये कोई हकीकी पॉलिटिक्स नहीं है। ये ना अवाम के हक में है, ये सिर्फ एक गुमराहकुन किस्म की पॉलिटिक्स है। और इस वक्त भी जिस तरह से कानून साजियां की जा रही हैं, इन ऑल ऑनेस्टी हम तमाम ये बात जानते हैं कि कोई ये आइडियल तरीका नहीं है कानून चलाने का या पार्लियामेंट को चलाने का। राइट। पहले ऑर्डिनेंसेस हमने देखे, फिर ऑर्डिनेंस ना हुए, तो फिर अब कानून साजियां बिल्स, जब ऑर्डिनेंस पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई और फिर आपको पता है कि वो एक्सपायर भी होने लग गए, तो फिर बिल्स अगर आ रहे हैं तो बिल्स भी आप देख लें कि किस तरह से आ रहे हैं। वो भी मतलब इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो रही, ना ईवीएम पे किसी ने खुलकर बात की है। ऑपोजिशन कोई अच्छी बैठक हुई हो ऑपोजिशन या गवर्नमेंट के दरमियान, उनके इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया हो। इत्तेहादियों की भी अलग ही एक वो है, मतलब पूरा थ्रू आउट द वीक्स मैंने ये देखा है कि किसी इत्तेहादी जमात को आप फोन करें प्रोग्राम में दावत देने के लिए, वो नहीं आना चाहते हैं। वो अपनी आप समझे अपना वर्जन भी नहीं बताना चाहते हैं, और उनकी तरफ से जो अपने कार्ड्स है ना वो बहुत छुपा कर रखना चाहते हैं। और एक बात तय है कि अगर कल के रोज हुकूमत को पूरे करने में प्रॉब्लम हुई, उसकी बुनियाद पे बेसिकली ऑपोजिशन ये तय करेंगे कि उन्होंने आगे जाकर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना राइट। है या नहीं लाना। क्योंकि आपको पता है जब से बलूचिस्तान में तब्दीली हुई है उसके बाद से सेनेट चेयरमैन के खिलाफ ऑपोजिशन एक मूव जी। तैयार कर रहे हैं। लेकिन उन तमाम में ये बात तय हो चुकी है कि कल का सेशन देखेंगे,
कल कितना साथ दिया जाता है गवर्नमेंट का, कितनी आसानी से गवर्नमेंट अपने नंबर्स पूरी करती है या नहीं करती, उसकी बुनियाद पे फिर ऑपोजिशन अपना अगला मूव ठीक। पार्लियामेंट में तय करेंगे। तब तक के लिए ऑपोजिशन के पास कोई गेम प्लान नहीं है, ये बात क्लियर राइट। है। ऑपोजिशन का अगला मूव क्या होगा, ये ऑपोजिशन कल तय करेगी। हुकूमत पेट्रोल मजीद महंगा करने जा रही है, ये हुकूमत ने तय कर लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब आज इस बात का इंदिया दे गए। पेट्रोल मजीद महंगा होता है और कल के इजलास के बाद अगर ऑपोजिशन प्रोटेस्ट का फैसला कर लेती है तो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा होंगी। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अवाम मजीद महंगाई के लिए तैयार रहे। हुकूमत ये कह रही है कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे, लेकिन साथ आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि पेट्रोल आने वाले दिनों में मजीद महंगा होगा। कल तक अवाम इस बात पर खुश थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने असम्बली को मुस्तरद कर दिया, लेकिन आज उन्होंने फिर इंदिया दे दिया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। और कल अपोजिशन इजलास के बाद यकीनन ये भी तय कर लेगी कि उसने कौन सी मूव इख्तियार करनी है, उसका अगला लाहेअमल क्या होगा। ज़ैगम साहब, कितनी मुश्किल सूरत हाल हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में पैदा होने वाली, क्योंकि वो महंगाई पर फ़िलहाल काबू नहीं पा रही बल्कि मज़ीद महंगाई का इशारा भी दे रही है। तो अगर कोई मूव इस तरह की अपोजिशन इख्तियार कर ले आने वाले दिनों में, जैसे कि उन्होंने कहा कि कोयटा पेशावर के बाद इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का रुख करेंगे और उस पर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के अलावा अगर वो जलसों एहतजाजी तहरीकों का रुख इख्तियार कर लें, कितनी मुश्किल हुकूमत के लिए हो सकती है। जवाब साहब, ये देखिए कि जैसी भी बुरी भली टूटी फूटी हमारे यहाँ जमहूरियत है, बहरहाल जमहूरियत तो है, और अगर अवाम तंग होंगे और तंग आमद और बजंग आमद होंगे तो हुकूमत के लिए मुश्किल तो बनेगी, और हुकूमत जो है वो बुरी तरह लड़खड़ा भी सकती है। और पूरी दुनिया में IMF के जो प्रोग्राम्स आए हैं और जो उसकी वजह से मईशत पर असरात आए हैं, जब हुकूमतें उनको हैंडल नहीं कर पाई, तो उन मुल्कों में बहुत सी इंस्टेबिलिटीज़ भी आई हैं। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई है उसकी 4 वजूहात हैं, और पहली वजह तो वो है जो हुकूमत बता रही है कि जी बैनुल अक़वामी तौर पर कमोडिटीज़ महंगी हो गई, जिसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का उससे ज़्यादा अहम पहलू जो 3 साल से पाकिस्तान में महंगाई की वजह बन रहा है, वो ये है कि हुकूमत एक्सचेंज रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और हुकूमत ने बाज़ औक़ात तो गलत पॉलिसी के तहत जो है पाकिस्तानी रुपए को बहुत बुरी तरह गिराया, उसकी वजह से महंगाई फैली। उसके अलावा एक बात आपको मईशतदान ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत जो है, जो बजट का खिसारा है उसको पूरा करने के लिए नोट छाप रही है, यानी मनी सप्लाई जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी महंगाई जो है वो फैल रही है। और चौथी वजह बार बार जिस पे बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जो अपनी गवर्नेंस की नाकामी है, उसकी वजह से भी महंगाई फैली, जैसे चीनी और गंदम के स्कैंडल का मसला है। ये वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो बहुत अनपॉपुलर हो रही है, इमरान खान अनपॉपुलर हो रहे हैं, और अपोजिशन के लिए मौका निकला है। अब आपका ये सवाल कि क्या इसकी वजह से अवाम इतने नाराज़ हो जाएंगे कि हुकूमत गिर जाएगी। देखिए, अवाम का जो इस तरह का रिएक्शन होता है, जो बहुत शदीद रिएक्शन होता है मुल्क की, वो स्पॉन्टेनियस होता है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना कोई सोशियोलॉजिस्ट, ना कोई गवर्नेंस का माहिर, ना कोई पॉलिटिशियन। हो भी सकता है, खुदा ना खास्ता, हमें डरना चाहिए उस वक्त से, अल्लाह करे ना हो, जो जमहूरी तरीका है उसी तरीके से ही तब्दीली आए, क्योंकि उस तरह की जब आप भी तब्दीली मुत्तफिक आती हैं है तो मुल्क के लिए नुकसान कि बढ़ती हुई महंगाई हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अपोजिशन जलसे जुलूसों की और एहतजाजी तहरीकों को मजीद बढ़ावा दे सकती है, उसे आवाम की सपोर्ट मिल सकती है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त माशी सूरत हाल और ये महंगाई का इशू है, वो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त हुकूमत की अपनी बका के लिए। क्योंकि अगर देखिए, अब अगले 1.5 साल में इलेक्शन ईयर आ जाएगा, 1.5 साल के बाद, तो अगर इन्होंने अगर डिलीवर नहीं करना और लोगों को महंगाई से नहीं निकालना, माशी सूरत हाल को ठीक नहीं करना, तो इसकी एक बड़ी हैवी प्राइस जो है उनको अगले इंतखाबात पे पे करनी पड़ेगी, एक बात। इसलिए इसमें कोई शक नहीं। और ज़ैगम साहब को मैं तायद करता हूँ, जो चारों बातें उन्होंने बताई हैं महंगाई की, उसमें वो जो गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो उनका प्रोविंशियल सिस्टम है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या अपोजिशन इसको कैश करा सकेगी। अभी आपके सामने, आपको याद होगा कि अपोजिशन ने एहतजाज की कॉल दी, पूरे मुल्क में कहा कि हम महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करेंगे। माशाल्लाह लाहौर में मुजाहरा हुआ 2000 लोगों का, और ना शहबाज शरीफ साहब वहां नजर आए, ना मरियम नजर आई, और ना हमजा शहबाज नजर आए, जो लाहौर मुस्लिम लीग रूम का घर समझा जाता था। बाकी जगह पे कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 2000। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है।
अगर लोग इमरान खान की हुकूमत से नाला हैं, नाराज हैं और सख्त जिसे कहते हैं ना नाकाम हुकूमत कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुतबादल के तौर पे जरदारी साहब की तरफ देख रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं, वो हमजा शहबाज की तरफ देख रहे हैं, ठीक, शहबाज बड़ा शरीफ की तरफ अहम देख रहे नुक्ता हैं। सलमान हमने आबिद साहब, बिल्कुल ठीक, हमने आपका उनकी पॉइंट भी भी आया, आपने अच्छा हमने नुक्ता भी उठा दिया। हमने उनकी भी देखे ना, हमने उनकी भी गवर्नेंस देखी है। और ये सिंध में तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की पिछले 13-14 वर्षों से हुकूमत है ना, ठीक, वो भी हमने मोना गवर्नेंस साहिबा, देख लिया। आपका भी इसलिए जवाब लोगों चाहूंगा के इस अंदर यहाँ भी मामले पर। फ्रस्ट्रेशन पाई अवाम जाती है। अगर पीटीआई से खुश नहीं है तो वो इनकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं, आप मुत्तफिक हैं सलमान आबिद साहब किस पॉइंट से? देखिए मेरा ख्याल है कि वो कंपैरिजन तो कर रहे हैं ना अवाम। अगर अवाम अभी के हिसाब से अपना मवाजना, अभी जो अपनी उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका मवाजना पिछले दौरे हुकूमत की कॉस्ट ऑफ लिविंग से तो यकीनन करेंगे। लेकिन माजी और करीब में हुआ एहतजाज, जैसे कराची के रीगल चौक पे हुआ, लाहौर में हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर, उसमें इतनी बड़ी तादाद आवाम का ना होना इस बात की यकीन गुमाजी करता है कि आवाम अपोजिशन के आम आवाम फिलहाल प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाहती। नहीं, मुझे लगता है वो इस बात की निशानदेही करता है कि उनको अपोजिशन के तौर पर उनको ये समझ आ रहा है कि इस वक्त इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा, अपोजिशन के पास चूंकि कोई गेम प्लान नहीं है, मैंने आपको पहले कहा, तो अवाम को मुझे लगता है ये बात ज्यादा रजिस्टर्ड हो रही है। निकले थे ना अवाम पीटीएम के जलसों में, जब 2020 में बनी थी पीटीएम, भर भर के निकले थे, बहुत उनके कामयाब जलसे हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही पीटीएम तोड़ दी, और जो कहा था लॉन्ग मार्च करेंगे वो भी नहीं किया, ना इस्तीफे दिए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ठीक, अब उनको एक दफा फिर से झंझोड़ के उनको आप बोले नहीं नहीं अब दोबारा निकलो, अब हम कसम खाते हैं कि अब हम करेंगे, तो अब अवाम उस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा ठीक, ख्याल है हम ये नहीं कह सकते, अवाम मवाजना जरूर कर कि पिछले दौरे हुकूमत में उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो क्या थी और अब क्या है। मैं तमाम जो वजूहात बताई गई है तमाम से सहमत हूँ, और मुझे उसकी सबसे बड़ी वजह लगती है जो एक्सचेंज रेट की का फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज रेट का फैक्टर है, जिसकी वजह से जो ये महंगाई का एक तूफान बैन अवी सतह पर है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ पाकिस्तान आ रहा है। हमारी ज्यादातर चीजें दरामदी हैं और हम पूरे दरामदात पर चल रहे हैं, हमारा पूरा मुल्क दरामदात पर चल रहा है। जो खाते हैं वो दरामद करते हैं, पेट्रोल दरामद करते हैं, हर चीज दरामद करते हैं, तो लिहाजा उसकी ऑटोमेटिकली एक कॉस्ट हमारे ऊपर बढ़ चढ़ कर आ रही है। और हम अपने रुपए को आर्टिफिशियली या थोड़ा सहारा स्टेट बैंक की तरफ से इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आईएमएफ हम पे कब्जाने लगा रहा है। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है मुआशी सतह पर। अपोजिशन चाहे तो बिल्कुल इसको यूटिलाइज कर सकती है, इस पे कैपिटलाइज कर सकती है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त मुझे लगता है अभी 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 वो संभले हैं, अभी अभी इकट्ठे आए हैं। और आपको पता है वो महंगाई की वजह से इकट्ठे नहीं हुए। उनको सबसे इकट्ठे करने वाला ये रीजन था कि उनको कुछ ऐसा हिंट कुछ लोगों ने दिया था कि अब हवाओं का रुख उनकी जानिब तब्दील हो गया। वो राइट, सिर्फ इस आसरे पर निकले थे, और अगर कल वो गेज करेंगे कि क्या ये आसरा उनका दुरुस्त था या नहीं, अगर वो नंबर गेम्स में ये बता पाए कि ये उनका आसरा ठीक था और वाकई हकीकतन अब हवाओं का रुख बदल रहा है, तो फिर वो कुछ आगे अपना मूव बताएंगे, वरना वो ठीक, पीडीएम की तमाम मूवमेंट वैसे ही फिजल आउट हो जाएगी जैसे 2020 में हुई। ठीक। कल के बाद अपोजिशन ये तय करेगी उसने करना क्या है। मुना आलम साहिबा, ज़ैगम खान साहब, सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, अपोजिशन जमातें 2023 आम इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं, चाहे वो जलसे जुलूसों के ज़रिए हों या लॉन्ग मार्च के ज़रिए होगी। इतनी महंगाई के बाद हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में किस तैयारी के साथ जाएगी, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।